चलिए शुरू करते हैं, रिवीजन तो हो ही गया है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग मानसून को देखेंगे, ठीक है। क्या कि मानसून कौन सा मानसून प्राप्त करता है, देखिए यहाँ पे ना वृष्टि छाया प्रदेश भी बनता है। क्या बनता है? वृष्टि छाया प्रदेश। हाँ, फिर रिया तट कहेंगे ना, नदियों के द्वारा जो समुद्र के पास जो तट का निर्माण होता है उसको क्या कहते हैं? रिया तट कहते हैं। तो यही ना वाला बात भी समझा रहे थे हम। एगो फियोर्ड तट होता है, अभी दोनों चीज ये बहुत मिलता है। फियोर्ड तट होगा तो किसके द्वारा? हिमानी के द्वारा होगा, ग्लेशियर के द्वारा करते हैं। अभी आपको हम क्या बोले कि यहाँ पे ढाल अधिक, कल तो ये सब चीज बताए थे हम कि ढाल अधिक होगा तो क्या करेंगी, नदियाँ बहुत स्पीड से आएंगी। तो नदियाँ स्पीड से आएंगी तो क्या कुछ समुद्र के पास कुछ काट छाट नहीं करेगा? काट छाट करेगा तो यहाँ पे आपको ये कहेगा कि पश्चिमी घाट में या पश्चिमी तट में अरब सागर के पास जो नदियां इधर से आती हैं उसके द्वारा जो काटा छाटा जाता है उसको किस प्रकार के तट का निर्माण करेगा? तो कौन सा तट कहेंगे भाई? रिया तट कहेंगे, ठीक है। रियो तट से ये होता है। और फियोर्ड तट कहाँ पे है? हम लोग कहते हैं अच्छा फियोर्ड तटों का देश नॉर्वे को कहते हैं कि नहीं कहते हैं? बोलो तो। नो कहते हैं ना। क्यों कहते हैं मालूम? नॉर्वे जैसे आर्कटिक है कि नहीं, ऊपर में नॉर्वे देखेंगे तो क्या है? बर्फ है और समुद्र है। तो वहाँ पे जब भी काटा फटा करेगा, देखिए ऐसे एकदम थोड़ा सा ऐसे ऐसे करके काटा फटा होता है, उसी को क्या कहते हैं? फियोर्ड तट कहते हैं। और यहाँ पे जो कटता है तो उसको क्या कहते हैं? रिया तट कहते हैं। बस इतने तो बात बोले थे। तो चलिए मानसून देख लेते हैं। क्या देखते हैं? मानसून। मानसून को देखने के लिए कुछ नहीं करो बाबू, ये ऐसे करके जैसे बनाते हो हर दिन उसको बना लो, फिर अभी देखते हैं। बस सारा चीज़ आपके पास आ जाएगा। देखो मानसून सबसे पहली बात है, पश्चिमी घाट पढ़ रहे थे हम लोग, तो यहाँ पे तो पश्चिमी घाट लिख ही दीजिए आप लोग, है ना। ये कौन है? पश्चिमी घाट है। पश्चिमी घाट में हम लोग इसका उत्पत्ति, विस्तार, कौन कौन सी चोटी हैं, कहाँ क्या क्या नाम से यहाँ पे पर्वतमालाएं हैं महाराष्ट्र में कुछ ये इसका हम क्या देखा था? पश्चिमी घाट का विस्तार अंदर तक है, नहीं है? महाराष्ट्र में अंदर तक था कि नहीं था बाबू? विस्तार था। क्या क्या नाम होगा वो सबका नाम सब? हाँ, तो नाम सब बोलिएगा। यहाँ पे सबसे पहले क्या बोले थे कि ये सतमाला क्षेत्र है। सतमाला के बगल में क्या बोला? हाँ, क्या कहोगी? अजंता कहोगी। और इसी के ऊपर में क्या बोले थे? ग्वालियर कहे थे। और फिर यहाँ पे क्या बना लोगे? यहाँ पे नहीं, यहाँ पे बनाओगे तो यहाँ पे क्या बता? बालाघाट। यहाँ पे नहीं है बालाघाट इसी का विस्तार है। उसके बाद यहाँ पे क्या कहेंगे? हरिश्चंद्र है। और इसके नीचे में क्या बताए थे? ये सब महादेव है। और कल यहाँ पे क्या बोले कि यहाँ पे एक ऊंची चूंटी थी कि नहीं? कालसूबाई। और एक थोड़ा सा इसके ऊपर वाला क्षेत्र पड़ता है, इधर तो नहीं है पड़ता, यहीं कर लो, ठीक है। ये वाला क्षेत्र आपको कौन सा बताए थे कि ये है आपका सलेर, है ना। ये हो गया कलसूबाई। उसके बाद यहाँ पे त्र्यंबकेश्वर था कि नहीं था? उसके बाद नीचे में आए कर्नाटक में हम लोग को यहाँ पे बाबा बुदन की पहाड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? आयरन होता है। यहाँ पे देखो एक बात बताइए, ये जो चट्टाने हैं महाराष्ट्र के नीचे में आएंगे तो अच्छा अभी चट्टान बताएंगे तो बताते, इतना समझ लो कि ये जो उत्तरी सह्याद्री है ना, उत्तरी सह्याद्री में ऊपर में जो है ना जो चट्टाने पाई जाएंगी वहाँ पे खनिज उनिज नहीं पाई जाएंगी, क्योंकि वहाँ पे कैसा चट्टाने हैं? बेसाल्ट, लावा से बना हुआ है। कैसा है? लावा से बना हुआ है। अब जिससे लावा से जो भी बना होगा तो बहुत कठोर है नहीं। जितनी भी पुराने चट्टाने हैं जहाँ पे खनिज उनिज पाया जाता है सब नीचे में दब गया है। अब यहाँ पे जो भी है काली मिट्टी से बनाएंगे तो वही कपास उपास जो भी होगा अभी बताते हैं। तो ये जो बाबा बुदन की पहाड़ी है ना, ये आपका किस में आता है? क्या कहेंगे? आर्कियन चट्टान वाले भाग में आता है। यहाँ पे धारवाड़ क्रम की चट्टाने की बहुलता होती है, यहाँ पे खनिज बहुत अधिक होगा, ठीक है। तो ये बाबा बुदन पहाड़ी के पास दो को चोटी बताए थे। एक चोटी क्या बताए थे आपको? मुल्यानगिरी। और दूसरा क्या बोलते थे? कुदरे मुख, ठीक है। उसके बाद फिर नीचे आने के बाद यहाँ पे हम यहाँ वाला ये तो इसको तो घाटे बना दो। ये एक घाट अभी सब बताते हैं, ये घाट है। ये कौन सा घाट कहेंगे? ये पालघाट। कौन सा घाट है? पालघाट है। उसके नीचे में जब आएंगे तो ये वाला एक बहुत बड़ा पर्वत श्रृंखला है जिसको क्या बोले हम लोग? ये हम लोग का अन्नामलाई के नीचे में आएंगे तो हम लोग को ये क्या मिलेगा? तो क्या कहिएगा? कोडरमम। और इस कोडरमम के साथ यहाँ पे लगा हुआ है तमिलनाडु में पलानी की पहाड़ी। और इसके नीचे फिर आएंगे तो हम लोग को यहाँ पे अगस्तमाला मिलेगा, ठीक है। और सबसे नीचे में आएंगे तो ये वाला यहाँ पे थोड़ा एक महेंद्रगिरी भी है छोटी सी। और सबसे नीचे में आएंगे तो यहाँ पे आपको कन्याकुमारी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है जिसको क्या बोले? नागरकोइल, ठीक है। इतना सारा चीज देखो। तो अभी हम क्या कहना चाह रहे थे कि ये जो मानसून प्राप्त करते हैं, क्योंकि ये ढाल कैसा है? ये कैसा ढाल है? खरा ढाल है।
अब देखो खड़ा ढाल है, कगार के रूप में है, तो स्वाभाविक है हम लोग जो पूरा भारत जो अभी आने वाला है ना, मानसून आने वाला है कि नहीं है, इस बार मानसून 27 तारीख को आएगा, ठीक है ना, घोषणा कर दिया है। मौसम विभाग बोला कि देखो इस बार सामान्य से ज़्यादा बारिश होगा, 105-6% होने का अनुमान लगाया जा रहा है, बोला कि 27 तारीख को आ जाएगा। तो हुआ ये कि जैसे ही यहाँ से क्या होती है, मानसून आती है और कर्क रेखा के ऊपर होता है, तो ये क्या करता है, दक्षिण, इधर क्या कहेंगे, दक्षिण पश्चिम में मुड़ जाता है। जब इधर ऐसे करके जब मुड़ जाएगा, ये इधर जब मुड़ जाएगा, तो मुड़ने के बाद ये दो ब्रांच हो जाता है। एक ब्रांच अरब सागर वाला, कौन सा कहेंगे, अरब सागर शाखा, और एक ब्रांच कौन सा शाखा है, बंगाल की खाड़ी। यही ना बताए थे। तो यहाँ पे जो हम कल यहाँ पे हम बारिश करवाए थे कि नहीं करवाए थे, कितना करवाए थे, 100 से 150 सेंटीमीटर। ये जो करवाए थे तो ये कौन सा शाखा से हो रहा था, बंगाल की खाड़ी के शाखा से हो रहा था। अब यहाँ पे जो भी वर्षा होगा तो कौन सा शाखा से होगा, अरब सागर से होगा। तो अब ये बताओ बाबू, ये इतनी ऊंची, इसका औसत ऊंचाई कितना बोले हैं अभी आपको हम, 1200, कितना बोला, 1200 मीटर। अब देखो 1200 मीटर औसत ऊंचाई है, तो स्वाभाविक है कि हवाएं जाएंगी। अब हवा जाने के बाद क्या करेगा, ऐसे करके हवा आया और जिस तट में टकराएगा उसी तट में क्या करेगा, बारिश कर देगा। अब ऊंची ऊंची हवा है, थोड़ा सा ये ऐसे करके थोड़ा सोचो। अभी सब कुछ आपको क्या बोले थे कि ये वाला जो पर्वत है कितने डिग्री पर खड़ा है, तो क्या कहेंगे 45 डिग्री पर, तो 45 डिग्री खड़ा कीजिए, इतना ऊंचा हो गया। अब ऊंचा होने के बाद अब ये क्या होगा, अब धीरे धीरे डाउन होगा, ऐसे करके ये डाउन हुआ, ठीक है। ये होता आपका दक्कन का पठार है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हवाएं आई और हवा आने के बाद हवा चढ़ा, हवा क्या हुआ है, ऊपर चढ़ा। इसके तट के ऊपर ये क्या बोलते हैं, पर्वतों के तट के सहारे क्या करती है, हवा ऊपर उठती है। जैसे जैसे ऊपर उठता चला जाता है, यहाँ पे हवा के क्या हो गया, संघनित हो गया। तो संघनित होकर के बारिश इस ढाल में कराएगा कि इस ढाल में कराएगा, कौन कौन सा ढाल में कराएगा, ये वाला ढाल में, ठीक है। तो बारिश, तो ये वाला ढाल इधर पड़ा कि इधर पड़ा, पश्चिम में पड़ा कि पूरब में पड़ा, पश्चिमी ढाल में पड़ा। यानी कहने का मतलब है अरब सागर की ये जो पश्चिमी घाट है, पश्चिमी घाट का पश्चिमी तट, कौन सा तट कहेंगे, पश्चिमी तट अरब सागर के शाखा से, अरब सागर के शाखा से क्या करती है, तो क्या करते हैं, वर्षा प्राप्त करती है और बहुत अधिक करती है। तो कितना करती है, यहाँ पे लगभग ये ना 200 से कितना कहिएगा, 200 सेंटीमीटर से लेके 250 और कहीं कहीं इससे भी अधिक 300 तक पहुंच जाता है, समझे। जब अधिक बारिश होगा, पहले बतिया को समझो, जब बहुत अधिक बारिश होगा तो जीवों पर क्या हो जाएगा, विविधता मिलेगा कि नहीं। इसी वजह से हम क्या कहते हैं कि पश्चिमी घाट क्या है, जैव विविधता है, नहीं बोलते हैं बायो डाइवर्सिटी। बायो का मतलब क्या होता है, जीवन, बायो का मतलब क्या हुआ, जीवन, और डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है, विविधता। तो जहां पे जीवन की विविधता होगी, बहुत प्रकार में जीवन पाया जाएगा, एक प्रकार का जीवन पाया जाएगा, बहुत प्रकार का, नहीं समझी। देखो जब भी बायोडाइवर्सिटी का बात करेगा तो क्या कहिएगा कि वहां पे जीवन कितने प्रकार से मिल रहा है, बहुत प्रकार से, बहुत सारे जीव जंतु हैं, क्योंकि बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जब पानी बहुत अधिक होगा, टेम्परेचर भी ठीक ठाक ही रहता है, ठीक है। और ये वाला तट ये है क्या है, ये पूरा जो है ना आपका जैव विविधता से परिपूर्ण है। मगर इसका जो पूर्वी तट है ये क्या है, सूखा है, इसको क्या कहते हैं, वृष्टि छाया प्रदेश। कौन सा प्रदेश कहते हैं इसको, वृष्टि छाया। तो पश्चिमी घाट का जो पूर्वी तट है वो कौन सा, क्या कहेंगे, वृष्टि छाया प्रदेश है। क्यों वृष्टि छाया प्रदेश है, अब देखो यहाँ पे हम इस साइड में हम कितना करवाए हैं पानी, 200 सेंटीमीटर, 250 सेंटीमीटर। अगर यहीं पे इधर आओगे आपको सुन के हंसी लगेगा, यहाँ पे पुणे है कि नहीं है, पुणे के पास मुंबई में होता है 200 सेंटीमीटर पानी, मुंबई में 200 हुआ ना, तो पुणे में मात्र कितना होता है, 50। अगर यहाँ पे इधर आओगे तो इधर मंगलोर पड़ेगा, मंगलोर में होता है अगर मान लो इधर 250, तो यहाँ पे मैसूर अंदर में आएगा तो यहाँ पे आता है कितना 20 और 30 सेंटीमीटर होता है। समझ लो कितना घोर पाप हो गया लोग के साथ, नहीं समझे। बाबू सो रही है यस सर, यस सर, इधर आइए। देखो हम क्या बोले कि पश्चिमी घाट, कौन सा घाट कहते हैं, पश्चिमी घाट क्या है, पर्वत है। तो पश्चिमी घाट का पश्चिमी तट अरब सागर शाखा के मानसून से क्या करता है, वर्षा प्राप्त करता है। तो कितना वर्षा प्राप्त करता है, 200 से 250 सेंटीमीटर। जब बहुत अधिक वर्षा प्राप्त करेगा तो यहाँ पे क्या पड़ेगा, बायोडाइवर्सिटी मिलता है, जैव विविधता क्षेत्र है। इसको हॉट स्पॉट भी घोषित किया गया है। कौन सा चीज कहेंगे, हॉट स्पॉट। अच्छा हम तो जैव विविधता बता दिए कि जैव विविधता किसको कहते हैं, जहाँ पे जीवन क्या मिले,
अनेक रूप में मिले, नहीं अनेक रूप में मिले, और ऐसा ऐसा जीवन मिले कि इसकी यहाँ के सिवा और कहीं पे नहीं मिलता हो, है ना। तो अब बताओ हॉटस्पॉट फिर क्या होता है? बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। हम बताए थे कि भारत में टोटल क्या गो हॉटस्पॉट है? 4 गो। ये बतिया तो याद है, मगर ये बताओ हॉटस्पॉट होता क्या है? आज तो फंस गया ओबामा। अच्छा, नदी का मेन सेंटर हो। अच्छा चलिए, अभी तो आप बोले कि हम समझे हुए थे सर, तो हमको ज़्यादा समझ में आ रहा है हॉटस्पॉट। चलिए इधर ये हॉटस्पॉट नहीं, मोबाइल में हॉट। हाँ हाँ हाँ, वो तो हो गया। आप एक बात को कई बार बोलिएगा, ये तो बोल चुके हैं अभी। हॉटस्पॉट क्या है? हॉटस्पॉट से क्या हम लोग जो इतना पढ़ते हैं, कोई दिन पूछे भी हैं? हाँ देखो, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट किसको कहते हैं आज के बाद कभी मत भूलना। जैसे एक दिन नेशनल पार्क और राष्ट्रीय उद्यान बताए थे ना, सॉरी राष्ट्रीय उद्यान और नेशनल पार्क को ना राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं, और को क्या बताए थे जी? वन्य जीव अभ्यारण्य। हाँ हाँ, दोनों चीज बताए थे। तो उसी प्रकार से आज ईठो बात सुन लो। देखो हॉटस्पॉट किसको कहते हैं? बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता। क्या कहोगे? पहले इसी को आज क्लियर करते हैं तो रुको। तो जैव विविधता हॉटस्पॉट, हॉटस्पॉट है ये। क्या होता है? तो जैव विविधता तो समझ गए हैं क्या है? जहाँ पे जीवन अनेक रूपों पे मिले, बहुत सारे क्या है प्रजातियां हैं, और ऐसा ऐसा प्रजातियां हैं कि जहाँ पे और कहीं नहीं है। अब हॉटस्पॉट क्या होता है? एक ऐसा क्षेत्र जहाँ पे जैव विविधता वाला क्षेत्र है, मगर वहाँ पे क्या है? मानव का गतिविधि अधिक है। जब मानव का गतिविधि अधिक होगा तो क्या ये इसको प्रोटेक्ट करने का जरूरत है कि नहीं है? तो क्या कहने का मतलब, हॉटस्पॉट उसको कहेंगे कि यहाँ पे 1500 प्रकार की सम्मानीय स्थानीय आपको वनस्पति मिलना चाहिए। कितना? 1500 से अधिक। इसको लिख लेना बाबू ये, ठीक है? 1500 से अधिक हो और स्थानीय हो। कैसा हो? स्थानीय। स्थानीय का मतलब यहाँ के अलावा कहीं नहीं हो। और उसके बाद क्या होना चाहिए कि संवहनीय वनस्पति हो। कैसा हो? संवहनीय वनस्पति क्या होता है? थोड़ा सा बताइए हमको। संवहनीय वनस्पति, संवहनीय वनस्पति ऐसे वनस्पति को कहते हैं जो नहीं, हाँ, सामान्य वनस्पति ऐसे वनस्पति को कहो जो वनस्पति अपना जीवन खुद से सस्टेन कर सके। नहीं, जैसे जाइलम है, फ्लोएम है, अपने टहनी पत्ता दिस दैट में क्या कर सके? अपना पोषक तत्व पहुंचा सके। उसी को क्या कहते हैं? सामान्य वनस्पति कहते हैं। वनस्पति तो कई प्रकार के, जानवर, जीव, पेड़ पौधा कितने प्रकार के होते हैं, मगर कैसा पेड़ पौधा होना चाहिए जी? सामान्य होना चाहिए, जो अपना खुद से विकास कर सके। कितना होना चाहिए? कम से कम 1500। अब देखो दूसरी बात, और वो क्षेत्र क्या हो भैया? इसका जो है ना 60%, कितना प्रतिशत कहिएगा? 70% कीजिए। 70% जो इसका एरिया है वो क्या हो गया हो? दोहन हो गया हो। नहीं समझे? क्या बोले? 70% एरिया, जो एरिया है, जिस एरिया में ये सारा चीज पाया जा रहा है, उसका 70% लोगों का मानवीय हस्तक्षेप की वजह से क्या है? संकट खत्म हो गया हो। ठीक है। और तीसरा चीज क्या कहेंगे कि 30% प्रजातियां क्या है? विलुप्त की कगार में हो। ठीक है। ऐसे जगह, ऐसा जहां क्षेत्र होगा उसी को क्या कहते हैं? हॉटस्पॉट कहते हैं। ये 3 कंडीशन याद रखना। ठीक है। क्या क्या बोले हैं? पहली बात कि कम से कम वहां पे स्थानीय प्रजातियां मिलना चाहिए। सम्मानीय ये वनस्पतियों का कितना? कम से कम 1500। उसके बाद दूसरा बात क्या बोले कि उसका जो क्षेत्र है, उस क्षेत्र में जो प्रोटेक्ट एरिया है उसका कितना प्रतिशत जो है? 70%। और कितनी प्रतिशत प्रजातियां विलुप्त के कगार में है? तो क्या कहेंगे? 30%। ठीक है। ऐसे क्षेत्र जो होगा वही क्या कहलाएगा? हॉटस्पॉट। तो भारत का ये वाला क्षेत्र क्या है? हॉटस्पॉट है। ठीक है। अब बहुत अधिक वर्षा प्राप्त करेगा तो बहुत ज्यादा जीवन मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो स्वाभाविक है। और ऐसा मिलेगा जो यहाँ के अलावा कहीं और नहीं मिल पा रहा है। तो भारत में एगो यहाँ पे है, एगो हिमालय के पास है, एगो किसके पास? सुंडालैंड, यानी सुंडालैंड बराबर क्या कहोगे? अंडमान निकोबार के पास। और एगो क्या कहते हैं? इंडो बर्मा वाला क्षेत्र में। ये टोटल 4 गो हॉटस्पॉट है भारत में। ठीक है ना। अब देखो ये तो हो गया हॉटस्पॉट। अभी सब टर्म तो जानना जरूरी है। और एक हम लोग क्या बोलते हैं उसको, ये बायोस्फीयर रिजर्व। बायोस्फीयर रिजर्व भारत का सबसे पहला कौन सा था जी? बताओ। फंस गया जी लड़का। भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व क्या है? कौन सा था? बस इतना तो बोलना है। भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन है? हाँ, बहुत बढ़िया है। भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व यहीं पे आपका कौन सा? नीलगिरी था।
कौन सा था? नीलगिरी। तो बायोस्फीयर रिजर्व क्या कहते हैं? जहां पे जैव विविधता, बायोस्फीयर मतलब क्या? जैव विविधता। अब यहाँ पे जहां का जैव विविधता क्या हो, मतलब बहुत ज्यादा खतरा में है, क्या कहेंगे, बहुत ज्यादा खतरा में है, वहां पे जो भी चीज है सबको प्रोटेक्ट कर दिया जाता है। जो भी चीज है वहां पे क्या होगा, किसी भी क्षेत्र में जो जैव विविधता जहां पे होता है, वहां पे क्या होता है? नदी होता है, जंगल होता है, पेड़ होता है, पौधा होता है, वहां पे जानवर होता है, नहीं जीव जंतु होगा ना, तो सारे को प्रोटेक्ट करते हैं। ऐसे क्षेत्र को क्या कहते हैं हम लोग? बायोस्फीयर रिजर्व कहते हैं। तो टोटल भारत में कितना बायोस्फीयर रिजर्व है? 18 गो है ना। और यूनेस्को में मान्यता कितना है? 12 गो है। सब कुछ नहीं पालाना पड़ रहा है, सब हाँ, कुछ पालाना नहीं पड़ रहा है। हाँ सुनो, लिख लो लिख लो लिख लो, नहीं तो फिर देखो, बायोस्फीयर रिजर्व और हम क्या बोले हैं? हॉट स्पॉट। ठीक है, हॉट स्पॉट किसको कहेंगे? 500 से नहीं जी, 1500 से जी। हाँ, 1500 से अधिक स्थानीय प्रजातियां होना चाहिए जो सम्मानीय हो। कैसा हो? सम्मानीय। सम्मानीय का वहां पे सम्मानीय लिख देना, एग्जाम में भी मिलेगा सम्मानीय। ठीक है, कैसी वनस्पति? सम्मानीय वनस्पति जो अपना जीव, हाँ, भोजन वोजन खुद कर सके। ठीक है, ऐसा नहीं है कि दूसरे पर आश्रित है। ठीक है, उसके बाद क्या होना चाहिए? 70% एरिया उसका क्या हो गया? नहीं होता प्राकृतिक आवास का क्या? दोहन हो जाना। प्राकृतिक आवास क्या है? एक इंसान का प्राकृतिक आवास क्या है जी? इंसान का प्राकृतिक आवास क्या है? वो घर होना चाहिए जहाँ पे क्या हो, रहने के लिए अनुकूल हो। ठीक है, ये मेरा प्राकृतिक आवास है कि नहीं? अगर हम लोग को ले जाके छोड़ दिया जाएगा हिमालय में, तो वो प्राकृतिक आवास हुआ? तो क्या हम उसके अनुकूल रहेंगे? कुछ भी हमारे साथ हो सकता है। तो 70% इसका जो है ना, यहाँ पे इसका प्राकृतिक आवास का क्या है? मानवीय गतिविधि, हस्तक्षेप की वजह से क्या हो, खत समाप्त हो गया है, यानी विलुप्त के कगार पे है। और 30% ये जो प्रजातियां हैं वो भी संकट में है। ठीक है, 30% प्रजातियां क्या है? संकट में। इसी को लेकर के दो आदमी, एगो गॉडगिल समिति हम एक दिन बताए थे ना, और कस्तूरी रंगन समिति, बताए थे कि नहीं बताए थे? याद करो जिस दिन कस्तूरी रंगन को पढ़ा अभी। हाँ, नई शिक्षा नीति आया है कस्तूरी रंगन पे लेके, तो उस कस्तूरी रंगन का जब निधन हो गया था, हम बताए थे यहाँ के बारे में कि 2010 में एक समिति आई थी इसी पश्चिमी घाट को संरक्षण करने के लिए। कौन सा घाट को? इस पश्चिमी घाट को संरक्षण के लिए। और 2010 में जो समिति आया था उसका नाम था गॉडगिल समिति। कौन सा समिति? गॉडगिल समिति। तो माधव गॉडगिल के इसमें आया था ये गॉडगिल समिति, इसमें अपना रिपोर्ट दिया 2011 में। ये कुछ खास नहीं कर पाया, फिर इसी को देखने के लिए, इसी गॉडगिल समिति की समीक्षा के लिए आपका आया था। आप किसकी अध्यक्षता में हैं? अभी क्या बोले जिसे नम्मा कस्तूरी रंगन। ठीक है, तो कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में फिर से जो है ना ये आया, और ये 2012 में आया था। और 2012 में ये प्रशंसा किया था, मतलब ये जो है अपना रिपोर्ट में सिफारिश ये किया था कि इसको, ये वाला क्षेत्र को क्या करना चाहिए? तो क्या कर, रिजर्व घोषित कर, संरक्षित क्षेत्र के बारे में इसने जो है सिफारिश दिया था अपने रिपोर्ट में। ये दो समिति का नाम भी लिख लेना, साल भी लिख लेना। 2010 कौन सा समिति? गॉडगिल समिति। उसके बाद कस्तूरी रंगन समिति कब? 2012। ठीक है ना। तो क्या पश्चिमी घाट को संरक्षण के लिए कौन सी समिति सिफारिश दिया था? कस्तूरी रंगन। ठीक है, उससे पहले गॉडगिल। बस इतना तो बात समझना है। तो ये बरसात से इतना सारा चीज निकला है। वर्षा होगा तो पश्चिमी घाट का पश्चिमी तट कौन सा शाखा से मानसून प्राप्त करता है? अरब शाखा से। लिखोगे ना ये सब? लिखो तो हम लिखा दे कि लिख दे? लिखा दे, लिखा। देखो, ये सबसे पहले क्या कहोगे? यहाँ पे ऐसे करके बना दो, लिखो तो मानसून, वहां पे लिख देना ये वाला। यहाँ पे लिखो अब लिखना वर्षा। तो क्या लिखोगे? यहाँ पे वर्षा कैसा पाया जाता है? तो यहाँ पे ऐसा लिखो कि पश्चिमी घाट का पश्चिमी तट पश्चिमी घाट का पश्चिमी तट क्या है? अरब सागर
अरब सागर शाखा, है ना, अरब सागर शाखा से क्या करता है, हाँ, वर्षा प्राप्त करता है, यानी पश्चिमी घाट का पश्चिमी तट अरब सागर मानसून की, मानसून लिख दो, कहोगे क्या, कहेगा कि क्या अरब सागर, तो मानसून की अरब सागर शाखा से क्या करता है, वर्षा प्राप्त करता है, वर्षा प्राप्त करता है। तो कितना करता है बताओगे ना कि कितना करता है, तो यहाँ पे ये वाला जो है ना, अच्छा पहले बाद में लिखते हैं 200 है, और ये पश्चिमी तट अरब सागर शाखा से वर्षा प्राप्त करता है, और इसका जो पूर्वी तट है ये क्या है, तो क्या कहेंगे, पश्चिमी घाट का पश्चिमी तट, यानी इसका जो है पश्चिमी तट, कौन सा तट कहेंगे, पश्चिमी तट, पश्चिमी तट क्या है, वृष्टि छाया प्रदेश है, क्या कहोगे, सॉरी पूर्वी तट ना जी, पश्चिमी तट का लिखा है, पूर्वी तट क्या है, वृष्टि छाया प्रदेश है। तो वृष्टि छाया प्रदेश क्यों है, बतिया समझे कि नहीं समझे, इधर से आएंगी मानसून, और मानसून आने के बाद क्या करेगा भैया, ये जो है बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची चोटी है, पहाड़ है, इसको लिपट करके वहीं पे जो है क्या कर लेता है, वर्षा कर डाल देता है, और इसके पीछे हवाएं नहीं जा पा रही, अगर जाती भी है हवाएं, देखो होता क्या है कि इस प्रकार से है, और ये हवाएं गई तो जितनी भी हवा में नमी है वो नमी क्या करती है, यहीं पे बारिश करा देता है। अब हवा क्या हो गया है, शुष्क हो गया। अब ये जो हवा उतरेगा, इस हवा में नमी है नहीं है, हल्का फल्का है तो थोड़ा मोड़ा करा देगा, भाई 10 15 20 सेंटीमीटर करा दिया है, नहीं समझे, भाग भरोसे, ठीक है, मगर अब हवा में क्या है, नमी नहीं है। क्यों नहीं नमी है, तो क्या कहेंगे कि 100, कल भी ना बताए थे, उस दिन से बताते हैं कि कितना मीटर ऊपर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस कम होता है जी, सही तो बोल रही है न, हाँ 100, अरे कहने का मतलब इतना ही था, 160 या 62 था, ठीक है ना, हाँ 162-60 था, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि लगभग 160 मीटर ऊपर जाने पर क्या होता है, हम लोग का 1 डिग्री सेल्सियस कम होता है। अब देखो 1200 मीटर, 1400 मीटर, 1600 मीटर ऊंचा ऊंचा है, तो ये नमी जो भी अरब सागर की ये जो मानसून जा रहा था, इसमें नमी था इस हवा में, और जैसे जैसे ऊपर गया ये नमी क्या हो गया, बारिश के रूप में नीचे आके गिर गया है। अब हवा क्या है, हवा में है नमी नहीं है, हवा क्या हो गया है, शुष्क हो गया। तो आपको ये कहेगा कि पश्चिमी घाट का जो पूर्वी तट है, तो क्या उस हवा में शुष्क हवाएं हैं कि आर्द्र हवाएं हैं, तो क्या कहेंगे, शुष्क हवाएं। इसी वजह से शुष्क हवाएं जाती है, इसी वजह से वो वर्षा नहीं कराता है, इसी वजह से ये कौन सा प्रदेश है, तो क्या कहेंगे, वृष्टि छाया प्रदेश। कौन सा प्रदेश कहोगी, वृष्टि छाया, लिख दो, ये वृष्टि छाया प्रदेश है। तो इसका एग्जाम्पल दे देना, तो यहाँ पे लिख दो मुंबई, लो कुछ नहीं छोड़ो, यहाँ पे क्या लिखो, मुंबई। और मुंबई में कितना सेंटीमीटर वर्षा होता है, 200 से 250। और यहाँ पे लिख दो क्या, पुणे, यहाँ पे क्या लिख दो, पुणे। पुणे में कितना होता है भाई, तो पुणे में 50 सेंटीमीटर होता है, 30 से 50 सेंटीमीटर, बहुत कम होता है, ठीक है, 30 से 50 सेंटीमीटर। तो क्या इतना अचानक फ्लैक्चुएट होने का कारण क्या है, तब कह दीजिएगा कि देखो भैया ये वृष्टि छाया प्रदेश में, तो इधर जो भी प्रदेश पड़ेगा तो ये क्या है, वृष्टि छाया प्रदेश में है कि नहीं है, तो इधर सारा, इधर जितने भी प्रदेश है वो कौन सा प्रदेश है, वृष्टि छाया प्रदेश है। इसी वजह से देखेंगे इधर जो है वर्षा प्राप्त नहीं होती। अब देखो यहाँ पे जब अब इतना बारिश होगा तो अब यहाँ पे क्या बोले, बायोडाइवर्सिटी के बारे में तो बोल ही दिए हैं। तो यहाँ पे क्या है भाई, अधिक यहाँ पे क्या है, जैव विविधता पाई जाती है। पश्चिमी घाट में क्या पाई जाती है, पश्चिमी घाट जैव विविधता, जैव विविधता पाई जाती है, ठीक है, हो गया। पश्चिमी घाट में जैव विविधता पाई जाती है, ठीक है। और इसको क्या कर दिया है, पश्चिमी घाट को जैव विविधता का हॉट स्पॉट भी घोषित कर दिया। ये सब तो समझा नहीं दिया सारा स्ट्रम हम, है ना। यहाँ पे जैव विविधता पाई जाती है, जैव विविधता पाई जाती है क्योंकि बारिश होगा तो पाया जाएगा। और ये क्या है, इसे हॉट स्पॉट घोषित किया गया है, ठीक है। पश्चिमी घाट को जैव विविधता का क्या है, हॉट स्पॉट है, हॉट स्पॉट है, ठीक है, इसको लिख लो।
ये क्या है, हॉट स्पॉट है, ठीक है ना, हॉट स्पॉट है। हॉट स्पॉट के बारे में समझ गए हैं, हॉट स्पॉट क्या होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या कहोगे, यहाँ पे संरक्षित क्षेत्र भी है, जैसे अभी क्या बोल रहे थे, बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है। भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व यहीं पे नीलगिरी में ही है। कौन सा जगह में कहेंगे, नीलगिरी में। और इसको यूनेस्को के द्वारा 2012 में मान्यता मिला, और इसको भारत सरकार सबसे पहले कब कहिएगा, 1986 में घोषित किया गया था नीलगिरी को, ये वाला क्षेत्र, ठीक है। तो बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में इतना बस खाली यहाँ पे ये लिख लो कि बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है। तो बायोस्फीयर रिजर्व ऐसे क्षेत्र को कहते हैं जहां पे सब कुछ क्या है, मानवीय गतिविधि हस्तक्षेप की वजह से ये सब चीज संकट में है, और इस संकट को लेकर के सारे चीज को प्रोटेक्ट कर दिया जाता है। प्रोटेक्ट समझता है ना, कि कोई उधर नहीं जाएगा कोई नहीं जाएगा। प्रोटेक्ट यानी नदी से लेके, जंगल से लेके, जीव से लेके, हर एक चीज तक। एगो नीलगिरी में नीलगिरी तहार रहता है, नाम सुने हैं कि नहीं, नीलगिरी तहार का नाम सुने हैं, नहीं सुने, हाँ, बहुत उसको संरक्षित किया जाता है, ठीक है, नीलगिरी तहार होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हर चीज, वहां पे आप किसी चीज को मार नहीं सकते क्योंकि वो प्रोटेक्टेड है। टोटल भारत में कितना बायोस्फीयर रिजर्व है, कितना बोले थे अभी, 18 गो, कितना है, अच्छा टोटल भारत में जैव विविधता क्षेत्र हॉटस्पॉट का गो है, तो भारत में टोटल कुल 4 लिख लीजिएगा, ठीक है, यहीं पे लिख लीजिए, फिर बाद में हम लोग पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे, ठीक है। 4 में कौन कौन, एक तो पश्चिमी घाट हो गया, दूसरे नंबर में यहाँ पे ब्रैकेट में लिख दो हिमालय है, कौन सा हिमालय, तीसरा में क्या कर लोगे, सुंडालैंड वाला कर दो, यानी यहाँ पे अंडमान निकोबार लिख देना, ठीक है। और चौथा वाला कौन सा लिख लो तो क्या कहोगे, इंडो बर्मा वाला क्षेत्र लिख दो। 4 गो है टोटल हॉट स्पॉट। हॉट स्पॉट क्या होता है, तो वही होता है जो बताए हैं कि देखो भैया यहाँ पे क्या है, बहुत ज्यादा 1500 से अधिक क्या होना चाहिए, संवहनीय स्थानीय वनस्पति होना चाहिए। इसका 70% एरिया क्या हो गया है, बर्बाद हो गया है, उसका प्राकृतिक आवास का दोहन हो गया है, मानवीय गतिविधि हस्तक्षेप अधिक बढ़ गया है, और इसका जो 30% जो जीव जंतु है वो क्या है, विलुप्त के कगार में है, ठीक है, खतरे में है, उसको बचाना बहुत जरूरी है, वही होता है हॉट स्पॉट। बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में लिख देना कि बायोस्फीयर रिजर्व क्या है। तो बायोस्फीयर रिजर्व ऐसे रिजर्व को कहते हैं जहां पे क्या हो, संरक्षित करने का, जैव विविधता का ऐसा क्षेत्र जिसको क्या करना चाहिए, संरक्षण करना चाहिए। तो हर एक चीज, जैव विविधता का यानी हर एक चीज को संरक्षित करेंगे, ठीक है, तो वही बायोस्फीयर। तो भारत का पहला कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व है, नीलगिरी है, नीलगिरी रिजर्व जो है नीलगिरी है, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। कब बना था ये, 1986 में। और यूनेस्को कब इसको दर्जा में दिया था, क्या कहोगे, 2012 में। अरे सब चीज लिख लो जी, तुम लोग कुछ नहीं जानते हो जी, पता नहीं क्या पढ़े थे जी, सब कुछ, ठीक है। नीलगिरी तो टोटल भारत में है कितना बायोस्फीयर रिजर्व, फाइनली 18 है, मगर यूनेस्को इसमें कितना मान्यता दे रखा है, 12 को, ठीक है ना। कितना अपना दे रखा है, तो क्या कहोगे, 12 को। बस यहाँ से वर्षा से संबंधित इतना सारा चीज है, इसको जान लो। अब आते हैं चट्टान में, बच्चों डायवर्सिटी से संबंधित चीजें हम लोग देख लिया, वर्षा से संबंधित देख लिया है। अभी हम लोग क्या देखेंगे, यहाँ का चट्टान देखेंगे। क्या देखिएगा, चट्टान, जहाँ खत्म ही कर देंगे, अभी रुको ना, आ गए हैं फोरम में, अभी हम चट्टान आएंगे, चट्टान को खत्म करके फिर गैप देखेंगे। चलो आओ तो चट्टान में, कि चट्टानें कैसी पाई जाती हैं यहाँ पे। पश्चिमी घाट की क्या लिखोगे, चट्टानें। देखो पश्चिमी घाट की चट्टानों को कैसे समझना है। हम यहाँ पे आप लोग को शुरू करवाए थे ताप्ती नदी से। क्या ताप्ती नदी से शुरू करवाया, हाँ, कन्याकुमारी तक। तो इसको हम कितने भागों में बांटे थे, 3 भागों में तो बांटे थे, मगर ये मुख्यतः हम कितना किए थे, 2 ही कर दिए थे। नहीं बोले थे कि मध्य वाला को बोल देना 11 डिग्री, हाँ, उत्तरी और दक्षिणी। तो यहाँ पे उत्तरी कर लो, इसको क्या कर लो, उत्तरी। तो ये क्या है, उत्तरी सह्याद्री है। कौन सा सह्याद्री कहोगी, उत्तरी सह्याद्री। अब कहिएगा कि सर पश्चिमी घाट अभी क्यों नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि देखो पश्चिमी घाट खुद अपने आप में क्या है, एक पर्वत है, और सह्याद्री की बात करेंगे तो बहुत सारे पर्वत हैं। नहीं, उत्तरी ये आपका पश्चिमी घाट भी है, यहाँ पे सतमाला भी है, हरिश्चंद्र भी है, नहीं, महादेव भी है, अजंता भी है, सारे लोग हैं। जहाँ सह्याद्री की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा जी, इसका जितना है सारा चीज उसमें जुड़ जाएगा। और पश्चिमी घाट की बात करेंगे तो सिर्फ क्या रहेगी, पश्चिमी घाट की ही बात हो रहा है वहां पे, ठीक है। तो उत्तरी सह्याद्री, उत्तरी सह्याद्री में कौन कौन सा लिखोगी, तो उत्तरी सह्याद्री में ये लिखो कि उत्तरी सह्याद्री में क्या होता है, उत्तरी सह्याद्री में यहाँ पे जो चट्टानें पाई जाती हैं, तो यहाँ पे कैसी चट्टानें पाई जाती है, तो क्या कहेंगे, यहाँ पे लावा है। कैसा निर्मित चट्टानें हैं, लावा निर्मित चट्टानें हैं, ठीक है, लिख लेना, लावा निर्मित चट्टान है। तो एक दिन बताया था ना इस लावा निर्मित चट्टान का कहानी क्यों है, कि कोई यहाँ पे क्या हुआ था,
फिशर इरप्शन, दरारी उद्भेदन नहीं बताए थे कि फिर, हाँ दक्कन ट्रैप में, तो यहाँ पे क्या कहेंगे, दक्कन ट्रैप है, ये दक्कन ट्रैप वाला क्षेत्र है, दक्कन ट्रैप वाला क्षेत्र है। और दक्कन ट्रैप में क्या हुआ था, दरारी उद्भेदन हुआ था, और इस दरारी उद्भेदन की वजह से ये वाला क्षेत्र में क्या हो गया है भैया, बेसाल्ट चट्टानें पाई जाती है। कैसी चट्टानें पाई जाती है, बेसाल्ट। और बेसाल्ट जहाँ तो यहाँ पे कैसी लावा निर्मित चट्टानें हैं, ठीक है ना, तो कैसी चट्टानें हैं, बेसाल्ट है। बेसाल्ट चट्टान कैसा होता है, हाँ सिंपल है, बेसाल्ट कैसा होता है, क्षारीय होता है, ठीक है। और क्या था होता है, ये कठोर भी होता है, कैसा कहेंगे, कठोर भी होता है। और कैसी मिट्टी बनाएंगी, ये काली मिट्टी। तब सब तो जानते हो तुम लोग, सब पढ़ा चुके हैं, कितना इजी हो गया है। काली मिट्टी, काली मिट्टी में किसकी बहुलता होती है, मैग्नीशियम की, है कि नहीं। किसकी कमी होगी, तो ह्यूमस की होगी, फास्फोरस की होगी, नहीं क्या कहेंगे, नाइट्रोजन का, फास्फोरस का, ह्यूमस का कमी होगा। अब यहाँ पे काली मिट्टी होगा तो इस काली मिट्टी में फसल भी उगा दीजिए, नहीं तो ये हो गया उत्तरी सह्याद्री का कहानी। कौन सा सह्याद्री कहेंगे, उत्तरी सह्याद्री। अब आओ दक्षिणी सह्याद्री, इधर क्या है, तो यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे जो चट्टाने हैं, ये वाला जो चट्टाने हैं कर्नाटक वाला क्षेत्र में, तो यहाँ पे लिखो दक्षिणी सह्याद्री। दक्षिणी सह्याद्री में ये क्या होता है, तो दक्षिणी सह्याद्री में यहाँ पे कौन क्रम की चट्टानें पाई जाती है, आर्कियन क्रम की। याद करो, बता होगा कि नहीं, आर्कियन क्रम की चट्टानें यहाँ पे आर्कियन क्रम की चट्टानें हैं। अब आर्कियन क्रम की चट्टानें होगी तो क्या आर्कियन वाले रूप में है, नहीं ना है, क्या हो गया है, रूपांतरित हो गया है। तो क्या मिलेगा, बेसाल्ट मिलेगा, बेसाल्ट बोलते हैं, शिस्ट मिलेगा, निस्ट मिलेगा, है ना, मिलेगा कि नहीं। तो यहाँ पे क्या है ना, धारवाड़ क्रम की चट्टानें हो गई हैं। किस प्रकार की कहेंगे, धारवाड़। और यही धारवाड़ क्रम की चट्टानें यही कर्नाटक में से ही नाम, क्योंकि धारवाड़ एक जिला है, धारवाड़ क्या है, जिला है, कहाँ पे, कर्नाटक में। और उसी जिला में यहाँ पे बहुत बहुलता में पाया गया, इसी वजह से इसका नाम क्या रख दिया गया, धारवाड़ चट्टान। तो ये धारवाड़ चट्टान किसके लिए जाना जाता है, खनिज के लिए। किसके लिए, खनिज की बहुलता है यहाँ पे, खनिज किया है, खनिज की बहुलता है, बहुत अधिक खनिज है यहाँ पे, खनिज है, ठीक है, बहुत अधिक खनिज है। तो क्या कहिएगा, दो चार को नाम लिखना पड़ेगा, तो लिख दीजिए कि कुद्रेमुख, क्या कहिएगा, कुद्रेमुख नहीं लिखिएगा, कुद्रेमुख, ठीक है। उसके बाद वो लिख दीजिए बाबा बुदन की पहाड़ी, क्या लिखेंगे, बाबा बुदन की पहाड़ी किसके लिए है सब, तो यहाँ पे आयरन लिख दीजिए। आयरन बराबर क्या, लोहा। देखो हम लोग झारखंड वाला क्षेत्र में जो पढ़े थे, कौन वाला क्षेत्र में, सिंहभूम वाला क्षेत्र में, तो वहां पे जो आयरन निकाले थे, सिंहभूम निकाले थे कि नहीं, क्यों झड़िया नहीं, क्यों मयूरभंज, तो वहां किस प्रकार की लोहा निकाल लेते, वहां पे आपका हेमेटाइट निकाल लेते, कैसा, हेमेटाइट। और यहाँ की जो लोहा निकलेगी तो कैसा निकलेगी, मैग्नेटाइट है। ये सब क्षेत्र किसका है, मैग्नेटाइट लोहे का है, ठीक है। मैग्नेटाइट लोहा अच्छा माना जाता है और हेमेटाइट लोहा अच्छा नहीं माना जाता, ये बात समझ लो। तो ये कौन सा, कुद्रेमुख हो गया और बाबा बुदन की पहाड़ी हो गई, किसके लिए जाना जाता है, आयरन के लिए। और एगो दो क्षेत्र लिख लो, एगो यहाँ तो आप एगो पहले इसी को लिख लीजिए, धारवाड़ को ही लिख लीजिए। कैसा, किसको लिखिएगा, धारवाड़। और ये धारवाड़ जो क्षेत्र है, ये यहाँ पे आपका देखो, कोलार खान बताए थे, हट्टी की खान बताए थे कि नहीं, तो किस चीज, ये चीज क्या मिलेगा, सोना वोना मिलेगा कि नहीं, तो ये सब धारवाड़ वाला क्षेत्र में यहाँ पे लिख लीजिए, सोना भी मिलेगा, ठीक है, आयरन भी मिलेगा। ये इसको आपको स्पेसिफाई आपको देना पड़ेगा ना, ये सब चीज़ लिखिएगा, नहीं तो कैसे समझ में आएगा, तो ये आपको लिखना है, ठीक है। तो धारवाड़ में क्या मिल रहा है, सोना मिल रहा है, आयरन मिल रहा है। ये बाबा बुदन की पहाड़ी में या फिर कुद्रेमुख में क्या मिल रहा है, तो आयरन की बहुलता होती है। और ये कौन सा, दक्षिणी सह्याद्री में किस प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं, आर्कियन क्रम की चट्टानें। कौन सी क्रम की कहेंगे, आर्कियन क्रम की चट्टानें। हो गया चट्टान का खेल खत्म, ऊपर वाला ये समझ गए, नीचे वाला ये समझ गए। अब समझो तो थोड़ा घाट को समझाते हैं। लिखने में कुछ दिक्कत है आप लोग को, ओ नहीं लिख पाते हैं, जल्दीबाजी हो गए हैं, बोलिए ना सर आप तो। हाँ कुद्रेमुख है ना, तो कुद्रेमुख में क्या लिखे, आयरन है। हाँ कैसा लोहा था वहां पे लिख दो, मैग्नेटाइट वाला क्षेत्र। यार ये सब पहली बार पढ़ाए हैं जी, हर दिन तो क्यूज हुआ में तो ये सब बोलते रहते हैं। अभी ये है कि सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ा रहे हैं, क्यूज हुआ में तो सब। हाँ वो यहाँ पे जितने भी आयरन मिलेंगे मैग्नेटाइट मिलेगा। और हेमेटाइट वाला कहाँ पे, अरे एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। अब छोटा नागपुर के पठार का तो हम डिवीजन किए थे, तो बता दिए थे कि आयरन कौन वाला क्षेत्र में, नीचे वाला क्षेत्र में, यानी कौन सा कहोगे, रांची के पठार वाला क्षेत्र में। तो वहां पे क्या था, सिंहभूम था, मयूरभंज था, क्यूजर था। तो एकदम आंख बंद करके कहना कि उधर जाएंगे तो कौन सा एकदम हेमेटाइट निकालेंगे। और कर्नाटक से कौन सी लोहा है, मैग्नेटाइट निकालेंगे, सिंपल।
है ना। अब ये वाला बात हो गया। यहाँ पे उत्तरी सह्याद्री में किस प्रकार की चट्टान है? लावा निर्मित चट्टान है। लावा निर्मित चट्टान कैसी होती है? काली मिट्टी में बनाता है। कैसा बनाता है? काली मिट्टी। काली मिट्टी में किसकी बोलता है? तो किस दीजिए कौन सी का खेती होगा? यहाँ पे कपास का होगा। तो यहाँ पे दक्कन वाला ये वाला जो क्षेत्र है आपका पश्चिमी घाट के पूर्वी भाग में कुछ चीज का, ये महाराष्ट्र वाला क्षेत्र में क्या होगा? तो क्या कहेंगे? कपास उपास होगा नहीं, काली उली मिट्टी मिलेगा, है ना। अब ये नीचे वाला दक्षिणी धारवाड़ क्रम का, हाँ, धारवाड़ क्रम की चट्टानों में सोना पाया जाता है, आयरन पाई जाती है, ठीक है। अभी हम लोग कोलार हट्टी भी लिख लो, कोई बात नहीं, अभी बाद में पढ़ेंगे। सिर्फ ये एक आप मोटा मोटी अगर आपको ये कहेगा कि अच्छा दक्षिणी सह्याद्री क्या है बताओ तो, या दक्षिणी सह्याद्री की सबसे ऊंची ये कौन सा क्षेत्र में पाया जाएगा, कैसे पाया जाएगा, क्या इसका स्पेशलिटी है, तो क्या बोलोगे भाई? वन लाइनर वाले सबके तरह 3 को खान याद है। कोलार हट्टी क्या है? सोना है, बस हो गया, टाइट हो गया। जैसे अभी बच्चा सब ये सब जो भी ये सब क्लास वलास वाले क्या करते हैं? ऐसे ना करते हैं, बोलो तो भाई, तो ये समझो ये हो गया आपका चट्टान। अब आते हैं हम लोग किसमें? हंसते रहते हैं आप, हाँ ठीक है, अच्छा है हंसना, हमारा तो डोज ही है, हाँ ठीक है। नहीं आज हम अपने जाल में फंस गए हैं। आइए अभी अब क्या बोलेंगे? अब गैप पढ़िए, गैप समझे कि नहीं? घाट है तो घाट बराबर क्या? पहाड़ था, तो पहाड़ पर्वत है तो क्या हो जाएगा? रास्ता होगा ना। अरे कैसे आइएगा इधर से इधर जी ले। अच्छा मुंबई को आधुनिक रूप से किसने बसाया था? पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया ये बतिया हम? हाँ अंग्यार बनाया था ना। तो यहाँ पे आपको बोलते थे मुंबई कौन सा द्वीप पे बसा हुआ है? साल्सेट द्वीप पे, है कि नहीं? तो पहले वहाँ पे क्या, जो आज के डेट में जो चीज वहाँ पे मुंबई में देख रहे हैं वो चीज था क्या? नहीं, वो पहले उसको बसाया गया, वहाँ पे मिट्टी लाके भरा गया है, ठीक है, ये सारा चीज। तो ये वाला जो क्षेत्र है ऐसे करके, ये तो आप लोग जानते हैं ये क्या है? पर्वत है। इसको हम ऐसे अभी नहीं बनाएंगे, अभी हम बनाने वाले हैं कट लगाएंगे, ठीक है। तो आप लोग भी वैसे बनाइए। ये है पर्वत, ये क्या है? ये पर्वत है, ठीक है, ये पश्चिमी घाट है। अब देखो इधर वाला, इधर आओगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा? मान लो यहाँ मुंबई है, क्या है? मुंबई है। तो यहाँ ऐसे करके ये मुंबई से हम जाएंगे कहाँ पे? अंदर की तरफ जाएंगे, ये घाट बना हुआ है। फिर यहाँ पे भी आपका क्या है? तो क्या कहेंगे? ये भी घाट है, ठीक है। ये भी आपका क्या कहेंगे? ये भी घाट है, ये भी घाट है, ठीक है। फिर ऐसे आएंगे तो यहाँ पे आप लोग को तो मिलवे करेगा, अभी हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी घाट है, यहाँ पे भी घाट है, और लास्ट में आएंगे तो यहाँ पे भी एक वो घाट है। बस ऐसे करके बना लीजिए, ये सब क्या है? घाट है, ठीक है। तो इधर से इधर आएंगे तो हम लोग को इधर से ही होके आना पड़ेगा। किधर से होके आना पड़ेगा? तो क्या कहेंगे? इधर से होके आना पड़ेगा। और ये जो बना है ये सब क्या बोलोगे? ये सब, हाँ अरे यार ये सब पर्वत, ये कौन है? पश्चिमी घाट है, ठीक है। और पश्चिमी घाट के पश्चिम से अगर हम लोग को पूरब को जाना है तो काटना है, तो यहाँ पे जो सबसे पहले ये वाला यहाँ पे देख रहे हैं, ये वाले घाट को हम लोग कौन सा घाट कहते हैं? ये है हम लोग का थाल घाट। कौन सा घाट है ये? थाल घाट, थाल घाट। ये वाला कौन सा घाट है भाई? भोर घाट है, भोर घाट, ठीक है। ये वाला कौन सा घाट है? पाल घाट, ठीक है। बोलिए, आप कहाँ नहीं बोलते हैं? और ये क्या है? सेनकोटा है, क्या कहेंगे? सेनकोटा घाट है, ठीक है। इतना सब घाट यहाँ पे दर्शाना पड़ो कि आपको कहेगा कि कैसे जाइएगा, तब बस कहिएगा कि देखो पर्वत तो पूरा पैरेलल है, ये विखंडित नहीं है, सतत पर्वतें हैं, ठीक है। इधर से जाने के लिए क्या बनाए हैं? घाट है। तो ये थाल घाट क्या कहिएगा? तो यहाँ पे क्या है? मुंबई। यहाँ पे क्या लिखेंगे? मुंबई। और यह वाला क्षेत्र क्या है? तो क्या कहेंगे? नासिक। तो यहाँ से मुंबई से यहाँ पे लिख दो, ऐसे ही करके लिखना। ये क्या है भैया? हाँ नासिक है। और यहाँ पे क्या है? मुंबई है। अब सुनो एक चीज, तुम ही लोग बताओ, अब हम कुछ नहीं बोलेंगे। अब यहाँ पे कहेगा कि हमको कहाँ पे जाना है? दिल्ली जाएंगे। कहाँ पे जाएंगे? दिल्ली। या इधर कोई भी क्षेत्र में जाएंगे, कहेंगे इंदौर जाएंगे, मध्य प्रदेश जाएंगे, तो कौन सा दर्रा चुनेंगे? आपको नहीं देगा, नासिक नहीं देगा, तो क्या थालघाट चुनेंगे कि नहीं चुनेंगे? देखिएगा कि हाँ यहाँ इधर से जाने का तो हमको एक ही रास्ता है। कौन सा रास्ता? थालघाट। पहले यहाँ से नासिक जाएंगे, फिर वहाँ से इंदौर जाएंगे, फिर कहीं और जाएंगे, फिर कहीं और जाएंगे, फिर लास्ट में कहाँ पे पहुँच जाएंगे? दिल्ली पहुँच जाएंगे। तो अब ना जो एग्जामिनी है वो भी समझ गया है बतिया कि देखो ये सब रट गया है। क्या रट गया है? मुंबई से नासिक, थालघाट। तो छोड़, नासिक हटा दो, अब क्या डाल दो? इंदौर। लो बनाओ। तो जो इंसान रटा हुआ है तो वो क्या करके आता है? गलत करके आता है, ठीक है। कहता कि जा ये तो गड़बड़ हो गया, ठीक है ना। तो इधर जहां पे भी क्षेत्र में जाएंगे, जो भी आपको क्षेत्र याद है अपना नाम दे दीजिए। ये वाला आपका थालघाट से जाएगा। अब भोरघाट से कहाँ जाइएगा? तो एक तो आपका इधर मुंबई हो गया, और इधर आएंगे तो क्या मिलेगा? पुणे। इधर वाला क्षेत्र क्या मिलेगा? पुणे। तो मुंबई से पुणे या इधर कहाँ तक आइएगा? कर्नाटक वाला कोई भी बेलगामी में आइएगा, या कर्नाटक के इधर जो भी क्षेत्र में आएंगे तो कौन सा किससे आएंगे होके? तो क्या कहेंगे?
भोरघाट से आएंगे तो यहाँ पे पुणे, यहाँ पे ये वाला क्षेत्र क्या लिख दीजिए, पुणे लिख दीजिए, ठीक है ना। और इधर या जो भी कर्नाटक का जो भी जितना भी क्षेत्र में इधर आएंगे तो कौन सा इससे आएंगे तो क्या कहेंगे, भोरघाट से। इधर जितना भी लोकेशन पड़ेगा जहाँ पे भी आना है, यहाँ पे कहेगा कि अच्छा आपको ये कहेगा कि देखो भैया हमको मुंबई से कहाँ पे जाना है, तमिलनाडु आना है, तमिलनाडु का कौन सा क्षेत्र, हमको चेन्नई आना है, तो क्या कहेंगे, कुछ नहीं कहिएगा, सबसे पहले हम भोरघाट आएंगे, फिर भोरघाट होते हुए हमको ये क्या बोलते हैं कर्नाटक आएंगे, कर्नाटक से फिर हम कहाँ आ जाएंगे, चेन्नई आ जाएंगे, है कि नहीं है, एकदम कोई लफड़ा नहीं है। उसके बाद किस में आइएगा, पालघाट में। तो पालघाट वाला ये जो क्षेत्र है, ये इधर वाला जो क्षेत्र इसको कहते हैं हम लोग क्या कहते हैं, कोच्चि। ये कहाँ पे है, कोच्चि। कोच्चि कहाँ पे पड़ता है जी, केरल में। और इधर वाला जो पड़ता है ये सब कोयम्बटूर है, ये तमिलनाडु का क्षेत्र है, कौन सा कहिएगा, कोयम्बटूर, ठीक है, ये कोयम्बटूर है। तो कोच्चि को कोयम्बटूर से जोड़ेगा यहाँ पे, या फिर इधर छोटी छोटी जो भी डिस्ट्रिक्टें हैं जो भी तमिलनाडु के कोच्चि की तरफ से यहाँ तक मतलब ये वाला क्षेत्र से आना है तो हम ये वाला घाट को चुनेंगे, पालघाट को। अब देखिए ये वाला कौन सा क्षेत्र है, तो यहाँ पे अभी बताए थे ना नीचे में नीलगिरी, तो यहाँ पे जो सबसे नीचे में ये जो पर्वत है, अच्छा ऐसे इसके बारे में और भी हम बताएंगे, थोड़ा अभी लोकेशन खाली ले लो। ये वाला जो क्षेत्र है ना, ये तमिलनाडु में ये मदुरै वाला क्षेत्र है। कौन सा क्षेत्र है, मदुरै। मदुरै कौन नदी के किनारे बसवाए थे, सही है बाबू, कभी इस ये जो है ना ये कंफ्यूजन आदमी के चक्कर में मत रहो। सो मदुरै। और यहाँ पे कौन सा कहेंगे, सेनकोटा के पास यहाँ पे कोट्टायम है, कौन सा जगह है, कोट्टायम। कोट्टायम एक बार और पढ़ाए हैं हम, याद करो थोड़ा सा। एगो यहाँ पे केरल में एगो जो है ना NH वो वाटरवेज वाला था, कोल्लम से कोट्टायम हम चलवाए थे। हाँ चलवाए थे कि नहीं चलवाए थे, तो बस इतना याद रखना। और इसी के ये जो नीचे पर्वत है ना, यहीं पे आपका इस फिर आएगा आप लोग का क्या, कन्याकुमारी तमिलनाडु में पड़ता है, ये सबसे नीचे वाला क्षेत्र है। जब हम लोग आगे पढ़ेंगे तो इसको हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे कौन कौन सी पहाड़ियाँ हैं। तो नीलगिरी के नीचे में 3-4 गो पहाड़ी है, जैसे नीलगिरी हो गया, अन्नामलाई हो गया, इलायची की पहाड़ी हो गया, पलानी की पहाड़ी हो गया, अगस्तमला हो गया। फिर नीचे में आएंगे तो महेंद्रगिरी है, उसके सबसे नीचे में आएंगे तो हम लोग का नागरकोई है, ठीक है। तो इतना सारा चीज यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे, तो इसको अलग पढ़ेंगे जब उस टाइम हम फिगर बना के बढ़िया से दिखा देंगे। अभी हम किसको दिखा रहे थे, क्या कहेंगे, गैप को। ये रास्ता है, ठीक है, ये रास्ता है। ऐसे देखो कितना आसानी से याद होगा ना, तो फिर कभी रटने का जरूरत नहीं है। याद हुआ कि नहीं हुआ जी, हैं। सबसे ऊपर में क्या है, थालघाट। तो थालघाट का क्या लोकेशन है, तो सब मुंबई, यानी इधर हम जहाँ पे भी जाएंगे, इधर जो भी डिस्ट्रिक्ट हमको दिखेगा, जो भी मिलेगा, हम कहाँ पे पकड़ेंगे भैया, थालघाट पकड़ेंगे, ठीक है ना। क्या पकड़ेंगे, थालघाट। आप कहिएगा कि इधर क्या बना, तो पहले इधर नहीं था, इधर क्या है, इस सब सार बसाया गया है, नहीं, ये सब क्या किया गया है, बसाया गया है। बहुत मेहनत हुआ है अंग्रेज के द्वारा, इसी वजह से तो कहते हैं मुंबई को संस्थापक कौन है, तो क्या कहते हैं, अंगियार। बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं। अगर पहले से बसा हुआ रहता तो कभी बोले कि मध्य प्रदेश को किसने बसाया है, हैं, नहीं ना बोले हैं। तो किस क्यों बोलते हैं, इसी वजह से बोलते हैं कि इसमें बहुत मेहनत हुआ है, ठीक है। उसको बसाया गया, पानी भरा गया, और आज के डेट में भी वहाँ पे क्या हो रहा है, निर्माण कार्य चल रहा है। तो ये पर्वत है, इसी पर्वत के सहारे इधर से जो आना जाना करते हैं उसी को क्या कहते हैं, इधर गैप कहते हैं, घाट कहते हैं। तो ये है अपना घाट। कौन कितना घाट, तो कहेंगे 4 घाट याद रखना है, थालघाट, भोरघाट, पालघाट, सेनकोटा घाट। पालघाट कहाँ पे है भाई, कोयम्बटूर को कोच्चि से जोड़ेंगे। उसके बाद भोरघाट किसको जोड़ेंगे, पुणे से, मुंबई से पुणे। हाँ, अरे यहाँ पे तो क्या डर गए नहीं कि इधर जो भी शहर होगा, ठीक है, जो भी शहर होगा, हम क्या बोलते कि मैप बार बार देखते रहिए, मैप का देखिएगा। अभी देखो यहाँ से मुंबई से पुणे लिख दिए, या फिर हम कुछ भी लिख सकते हैं, नहीं, जो भी शहर होगा, इधर वाला शहर को इधर वाला शहर के साथ जोड़ेंगे तो ये जोड़ेंगे। उसके बाद पालघाट हो गया, तो पालघाट कहाँ पे जाएंगे, कोच्चि से कोयम्बटूर। और सेनकोटा घाट कहाँ से जाएंगे, तो क्या कहेंगे, कोट्टायम से मदुरै। ये हो गया आपका ये वाला सेक्शन। अब क्या बच गया है, अब हमारा बच गया एक चीज मतलब क्या कहेंगे, दक्षिण की पहाड़ियाँ बराबर समझी। हम जब जिस दिन विभाजन करवाए थे, थोड़ा देखो अपना मैप देखो, हम बताए थे कि ऐसे करके दक्षिण की पहाड़ियाँ, तुम लोग को कुछ नहीं याद रहता है, अभी भी बोले हैं। ये क्या था हमारा पश्चिमी घाट, और ये पश्चिमी घाट, और ये कौन सा घाट, पूर्वी घाट। कहाँ पे आके मिला, नीलगिरी में। हम आज दे देते हैं इसके बारे में। ये क्या बताते हैं, ये नीलगिरी, ये कौन सा गिरी है, नीलगिरी। कितने राज्यों में फैला पड़ा है, 3 राज्य। कौन कौन राज्य, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु। तो ये सब जानना है कि नहीं जानना है। नीलगिरी को क्या कहते हैं, पहाड़ियों की रानी कहते हैं कि नहीं कहते हैं। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है, डोडा बेटा। कौन सा राज्य में फैला है, तमिलनाडु में,
नहीं कहिएगा। नीलगिरी में और क्या पाया जाता है, तो यहाँ पे जो है ना हिल स्टेशन भी है, यहाँ की जनजाति यहाँ पाई जाती है, तो इसकी विशेषता पढ़ना है, बहुत कुछ पढ़ना है, तो अभी पढ़ेंगे। तो इन लोग को यहाँ से इधर जितनी भी पहाड़ियाँ हैं, इस कौन पहाड़ी कहते हैं इसको, हाँ दक्षिण पहाड़ी बोलते हैं। बस यहाँ पे तो ये नीलगिरी है। नीलगिरी के नीचे अभी यहाँ पे जो गैपवा बनाए थे, ये तो गैप था, कौन गैप, पालघाट। कौन सा घाट, पालघाट। और इसी के नीचे एगो फिर पहाड़ी शुरू होगा, तो इस पहाड़ी को क्या कहते हैं हम लोग, इलायची की अन्नामलाई की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी कहते हैं, अन्नामलाई की पहाड़ी है ये कौन सी पहाड़ी है, अन्नामलाई है। फिर अन्नामलाई के नीचे में आएंगे तो ये हम लोग को क्या, कोडरमम मिलेगा। कौन सा, इलायची की पहाड़ी। और इस इलायची की पहाड़ी के साथ लगा हुआ ये कौन सी पहाड़ी है, फलानी की पहाड़ी है। फिर इसके नीचे में एगो पहाड़ी तो बताए थे अभी, कौन सा, अगस्ता माला, ठीक है, अगस्त्य माला है, ठीक है, ये वाला क्षेत्र पड़ता है। और सबसे नीचे में यहाँ पे ये नागरकोई, और यहाँ सबसे नीचे में कन्याकुमारी है, ठीक है। तो यहाँ पे इतना स्पेशलिटी पढ़ना है, क्योंकि सबसे ऊंची चोटी दक्षिण भारत का कहाँ पे है, इसी में, किसमें, इसमें जी अन्नामलाई में है, ठीक है। इसकी सबसे ऊंची चोटी दक्षिण, इसमें कई चोटियां है, इसका क्या विशेषता। अच्छा आपको कहेंगे अन्नामलाई जो है कितने राज्यों में फैला है, हाँ यहाँ पे लोकेशन तो हम कितना बार ऐसे करके तो बताए भी किए हैं, थोड़ा दिमाग लगाओ तो ऐसे करके हम क्या बताए थे, 2 राज्यों में, केरल है और तमिलनाडु है। तो क्या 2 राज्यों में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, नहीं। और यहाँ 3, ये सबसे ऊपर है, तो अन्नामलाई कितना, कौन कौन राज्य में कहिएगा, तमिलनाडु और केरल में फैला हुआ है। अब यहाँ पे कहेगा कि ये जो आपका है ये कौन सा है, तो इलायची की पहाड़ी, ये भी कितने राज्यों में फैला है, 2 राज्यों में। ये पलानी की पहाड़ी का इतना राज्यों में दिख रहा है, 1 राज्य, तो कौन सा राज्य, तमिलनाडु। तो कहेगा कि पलानी की पहाड़ी कौन सा भाग है, तो क्या कहेंगे, एक तो सबसे पहले पश्चिमी घाट का भाग है, मगर किस स्टेट में है, तमिलनाडु में है कि नहीं है। एकदम आराम से, कोई रटने का जरूरत है, आराम से समझो। अब फिर यहाँ पे नीचे वाला आओ, तो नीचे वाला ये वाला क्या बताएं हम, इलायची की पहाड़ी। तो इलायची की पहाड़ी हमको दिखता है कि नहीं, इधर क्या है, तमिलनाडु है और इधर केरल है। तो क्या 2 राज्यों में है कि नहीं है, सिंपल सी बात है। अब नीचे वाला आएंगे, ये वाला क्षेत्र डायरेक्ट, ये क्या है, कन्याकुमारी। कन्याकुमारी किस राज्य में पड़ता है, नहीं, तमिलनाडु में पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है, तमिलनाडु में। तो सबसे दक्षिण की पहाड़ियाँ जो नागरकोई है, वो कहाँ पे पड़ेगा, तो क्या कहिएगा, तमिलनाडु में पड़ेगा। एकदम सिंपल सी बात है। इसके बारे में थोड़ा लिख ले, इसको हम लोग सबसे देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे बहुत कुछ है ना। इसकी सबसे ऊंची चोटी देखना है, इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सा है, दोदा बेटा। दोदा बेटा दक्षिण, ये क्या है, नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी, क्या कहेंगे, नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है ये, नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है। और ये किस राज्य, ये दोदा बेटा किस राज्य में पाया जाता है, तमिलनाडु में है। हाँ, अगर ये सब पूछ लेगा एग्जाम में तो अच्छे का क्या हो जाएगा, वाट लग जाएगा कि जा ये कहाँ लगाएंगे, नहीं, ये तमिलनाडु में पाया जाता है। अब देखो नीलगिरी को क्या कहते हैं, पहाड़ियों की रानी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पहाड़ियों की रानी कहा जाता है। पढ़ ही लोगे क्या इसको, सब कुछ हम ही पे छोड़ देती है, बताए थे। हाँ, ये पहाड़ियों की रानी कहा जाता है, ठीक है। अब देखो नीलगिरी में क्या है, यहाँ पे नीलगिरी बायो रिजर्व बताए, अभी ना बताए हैं जी, नीलगिरी बायो रिजर्व पता है कि नहीं बताए अभी, भारत का, हाँ बस, तो क्या कहेंगे, भारत का पहला बायो रिजर्व यहीं पे है, बायोस्फीयर रिजर्व पहला कौन सा है, नीलगिरी है। तो लिख दो, पहला है ये, हाँ हो गया 1986, पहला बायोस्फीयर, क्या कहेंगे, बायोस्फीयर रिजर्व है ये पहला, कब 86, और यूनेस्को कब दिया था इसको, 2012 में। यहाँ पे नीलगिरी ताहर पाई जाती है, क्या पाई जाती है, नीलगिरी ताहर। एक ऐसा ये है जंतु, ये जीव है कि सिर्फ यहीं पाया जाता है। यहाँ पे एक क्षेत्र है ऊटी, कौन सा क्षेत्र कहेंगे, ऊटी जानते हैं कि नहीं, घूमने जाता है आदमी सब, टहलने जाता है, कहाँ पे, टहलने जाता है यहाँ पे, ठीक है, ऊटी क्षेत्र है यहाँ पे, ठीक है, टहलने जाता है। इतना सब तो नीलगिरी के बारे में आप लोग को पहले भी बोल चुके हैं, नीलगिरी के बारे में इतना जानना है। कितने राज्यों में फैला हुआ है भाई, 3 राज्यों में। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखिएगा कि 3 राज्यों में फैला पड़ा है, यहाँ पे लिख देना है, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल। यहाँ पे बहुत सारे नेशनल पार्क हैं, बहुत सारे राष्ट्रीय उद्यान हैं, अभी बाद में पढ़ेंगे, बस इतना लोकेशन पता होगा तो बहुत कुछ जान लीजिएगा। इसकी सबसे ऊंची कौन सी है, तो क्या कहेंगे, दोदा बेटा। अच्छा तमिलनाडु, अब सबसे ऊंची चोटी अगर यहाँ पे पूछेंगे तो कौन, तमिलनाडु का कौन सा चोटी हो जाएगा, दोदा बेटा होगा कि नहीं होगा। दोदा बेटा कहाँ पे पड़ रहा है, तमिलनाडु में पड़ रहा है। देखो नीलगिरी पड़ रहा है 3 राज्यों में, समझे, मगर उसमें से इसकी जो सर्वोच्च चोटी है दोदा बेटा तमिलनाडु। तो तमिलनाडु राज्य की सबसे ऊंची चोटी कौन होगी, हुआ कि नहीं हुआ, सिंपल सी बात है, हो गया। हाँ, कितना बताए थे बुआ,
2637 है। अब ये देखो ये हो गया। अब अगर अब इसके अब क्या कहोगे, एगो चीज और लिख लो, कहोगे कि एगो जो घाट है तो घटवा भी लिख लोगे। क्या कहोगे, नीलगिरी और किसके बीच, अन्नामलाई के बीच कौन सा घाट है, पाल घाट है, नहीं है जी। अरे एक एक चीज तोड़ के रख देंगे, ठीक है। ज्योग्राफी का मतलब ही होता है विभाजन, जितना विभाजन करो उतना आपको समझ में आएगा। एक काम करो ना, छोड़ दो अभी, तो बहुत ही कुछ बता दिए हैं अभी ना, छोड़ दो बाबा। ऐसे का लगभग यहाँ पे और दो तीन चीज है, छोड़ दो। लिख ही लोगे क्या, चलो आओ, बच्ची जो है ना। हाँ अब लिखो तो अगले के बारे में लिखो। किसको लिखोगे, अब अगला लिखो। कौन सा लिखोगे, ये कौन सा लिखे हैं, ये नीलगिरी है। ये कौन सी गिरी है, नीलगिरी है। लिख ही लो जब बोल रही हो तो, ये नीलगिरी है, ठीक है। अगला कौन सा लिखोगी, ये लिखो, ये अन्नामलाई है। ये कौन सा है, अन्नामलाई है। देखो इसको ऐसे करके भी लिख सकते। इस लोकेशन को आप लोग समझ गए हैं ना। हम थोड़ा सा ये लेते हैं। देखो ये यहाँ पे सबसे पहले ऊपर में क्या बनाए हम, नीलगिरी के साथ यहाँ पे क्या था, एक गैप था, गैप बना दो। अब उसके बाद नीचे में क्या बताए हैं, ये अन्नामलाई। कौन सा बनाई है, ये अन्नामलाई। देखो अभी इसको हाथी पहाड़ी कहता है। अन्ना मतलब होता है हाथी, और मलाई का मतलब क्या होता है जानते हैं, पहाड़ी, ठीक है। तो इसको हाथी पहाड़ी भी कहता है, अन्नामलाई है ये। देखो अन्नामलाई का सबसे बड़ी बात है, ये 2 राज्यों में है। कितने राज्यों में है, 2 राज्यों में फैला है। 2 राज्यों में फैला है। कौन कौन राज्य है भाई, तो एक तो भैया तुम केरल हो, और दूसरा कौन हो भैया, तमिलनाडु हो, ठीक है। केरल हो, तमिलनाडु हो। इसकी सर्वोच्च चोटी कौन है, तो क्या कहेंगे, अनाईमुदी है। अनाईमुदी जो है ये कौन सा, किस राज्य में है, तो क्या कहेंगे, ये दक्षिण भारत की क्या है भैया, दक्षिण भारत की सबसे सर्वोच्च चोटी है। दक्षिण भारत की क्या है, सबसे सर्वोच्च चोटी है। सबसे सर्वोच्च मतलब समझती हो ना, सबसे ऊंचा, सबसे सर्वोच्च चोटी हो भैया तुम, ठीक है। तुमको लिख लेते हैं, ऊंची हो तुम, सर्वोच्च ऊंची हो। किस राज्य में हो भैया, तो हम केरल में हैं। कहाँ पे हैं हम, केरल में हैं, ठीक है। देखो अन्नामलाई की पहाड़ी, इसको हाथी पहाड़ी भी कहते हैं। कौन सा पहाड़ी कहेंगे, हाँ हाथी पहाड़ी, लिख लो, हाथी पहाड़ी, इसको हाथी पहाड़ी। ये कहना कि अन्नामलाई ये जो है, ये 2 राज्यों में फैला पड़ा है। किसमें, केरल में और तमिलनाडु में। मगर इसकी जो सर्वोच्च चोटी है, जो दक्षिण भारत की भी सबसे ऊंची चोटी है, वो किस राज्य में है, केरल में है। तो आपको ये कहेगा कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी किस राज्य में पाया जाता है, केरल में। तो यहाँ पे आप ऐसे करके भी लिखिए, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कहाँ है भाई, केरल में है। खेल खत्म है कि नहीं है। इसके बीच में आप वो भी लिख दें, क्या लिख दें, ये जो है जो घाटवा है, ठीक है। अब देखो इसके नीचे में आओ, तो इसके नीचे में लिखो इलायची की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी लिखोगे, इलायची की पहाड़ी, यानी कार्डमम की पहाड़ी, लिख लो। हाँ कार्डमम की पहाड़ी। ये इस पहाड़ी के बारे में क्या लिखना है बाबा, इस पहाड़ी के बारे में ये लिखो कि कार्डमम की पहाड़ी जो है ये 2 राज्यों में फैला है। ये भी कितने राज्यों में फैला है, ये 2 राज्यों में। कौन कौन राज्यों में फैला है, तो एक तो आपका केरल में है और दूसरा तमिलनाडु में है। इसको जो है ना, ये मसाला की पहाड़ी कहा जाता है। इसको क्या कहते हैं, इसको, ये 2 राज्यों में फैला है, 2 राज्यों में फैला। इसी वजह से हम बता रहे थे, हम जिस टाइम मैप बना रहे थे राज्य सब, तो उस टाइम आप लोग हल्के में लिए है ना, आप लोग को लगा दर इस सबका क्या जरूरत पड़ेगा। अरे हम जो भी चीज़ बताते समझ लो आगे में इसका बहुत विस्तार पूर्वक जरूरत है, इसी वजह से हम लिखे हैं। मगर हम देखें ना, सबका वही है, किसी तरह से टान टून के। आज तक तो मैप नहीं पढ़ा, 10 साल से तैयारी कर रहे हैं, मैप नहीं आता है। कौन सा बोलेंगे, कोडरमम की पहाड़ी। कोडरमम की पहाड़ी को इलायची की भी पहाड़ी कहा जाता है। किसको कहते हैं, इलायची की पहाड़ी है ये, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, इसके 2 राज्यों में है। कौन कौन राज्य में कहिए, क्या, केरल और तमिलनाडु। लिख लीजिए कि ये केरल में भी है और तमिलनाडु में भी है, ठीक है। ये दोनों जगह में है, ठीक है ना। इसकी सबसे जो है ऊंची चोटी भी है, ठीक है। अच्छा तो बाद में देखेंगे, रहने दो। उसके बाद देखो इसके नीचे में आएंगे तो यहाँ पे कोडरमम की पहाड़ी के नीचे में हम लोग को क्या दिखेगा, तभी बताए थे कि कोडरमम की पहाड़ी और यहाँ पे ये वाला क्षेत्र, कौन वाला, नागरकोई, ठीक है। इसके बीच में जो है कौन सा घाट बताए थे, सनकोटा। कौन सा घाट,
हाँ सनकोटा घाट, ठीक है। तो सनकोटा किसको किसको कोट्टायम से लेके मदुरै के बीच जोड़ता है। एक चीज खाली यहाँ पे लिख लेना पलानी की पहाड़ी के बारे में, ये स्पेशल है। पलानी की पहाड़ी में एक जो है ना पर्यटन स्थल है, लोग घूमने जाते हैं और वो सब बनाए थे। हैं अरे ऊटी तो बता दी है जी उधर। हाँ यहाँ पे कोडरमम कोडाई कनाल, क्या कहेंगे, कोडाई कनाल, ठीक है। कोडाई कनाल नाम सुना है कि नहीं सुना है? कोडाई कनाल एक क्षेत्र है, यहाँ पे जाते हैं। तो यहाँ पे इसके बारे में लिखो थोड़ा सा, किसके बारे में, पलानी की पहाड़ी में लिख लो। यहाँ पे इसको मिटाते हैं, पलानी की पहाड़ी लिखो। देखो पलानी की पहाड़ी, पालनी की पहाड़ी में क्या लिखोगे, पालनी की पहाड़ी। सबसे पहले तो ये लिखो कि देखो भैया तुम्हारे बीच में कोई गैप नहीं है। तुम किसके साथ लगे हुए हो? तो तुम अन्नामलाई के साथ लगे हो। किसके साथ लगे हुए हो? ये पलानी की पहाड़ी किसके बीच है? तो क्या कहोगी, अन्नामलाई पहाड़ी के साथ लगा पड़ा है। किसके किसके बीच? तो क्या कहेंगे, ये कोडरमम पहाड़ी। कौन सा पहाड़ी कहेंगे? कोडरमम। देखो ये वाला ये भी इसके साथ सटा पड़ा है, याद रखिएगा, इसको छूटिएगा, यहाँ पे भी गैप नहीं है, ठीक है ना। तो कोडरमम पहाड़ी और कौन सी पहाड़ी के बीच? अन्नामलाई के बीच। कौन सा है? तो क्या कहेंगे, पालनी की पहाड़ी है, ठीक है। तो लिखिए कि पालनी पहाड़ी जो है, ये पालनी जो है, हाँ पालनी की पहाड़ी किसके साथ लगा पड़ा है? तो अन्नामलाई, अन्नामलाई से लगा हुआ है, लगा हुआ है, ठीक है। जो इनके बीच में पड़ता है, किसके बीच? यहाँ पे लिख देना, ये कोडरमम लिखोगे तो लिख देना, ऐसे कोई बात नहीं। ये सिर्फ कहाँ पे पड़ता है? तमिलनाडु में पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है? ये तमिलनाडु में। कौन नाडु में है? ये तमिलनाडु में, इसके अलावा कहीं नहीं है ये, ठीक है। तमिल यहाँ पे जो है ना, इसका एक आपको बहुत बार पूछेगा कि कोडाई कनाल, क्या कहिएगा, कोडाई कनाल। ये अंग्रेज द्वारा बनवाया गया था ये क्षेत्र, बहुत घूमने टहलने वाले लोग। कोडाई कनाल किस में पड़ता था? क्या कहेंगे, पलानी की पहाड़ी में पड़ता है, ठीक है। हो गया मोटा मोटी, बाकी बचा जो कुछ छूटा तो कुछ नहीं, हम तो इतना कर देते हैं। अरे कुछ छोड़ते हैं जी हम। हाँ तो अब यहाँ पे लिख लो, नागरकुई और कोडरमम, ये क्या बोलते हैं, ये वाला देखो, नागरकुई और अगस्त्य माला भी नहीं देता, वो तो हम तुमको दे दिए हैं। देखो याद रखना ये सब चीज। अगस्त्य माला, कौन सा माला कहेंगे? हाँ अगस्त्य माला। फिर अगस्त्य माला के नीचे में आपका कौन सा? महेंद्रगिरी। कौन सा गिरी? हाँ हम इस वजह से पूछते हैं ना, देखो आदमी को फंसाने के लिए सब कुछ भी कर। हाँ महेंद्रगिरी, और इसके नीचे में कौन सा कहेंगे? नागरकोई, नागरकोई। और इस अगस्त्यामलाई के ऊपर में कहेंगे तो ये हम लोग को क्या मिलेगा? इलायची की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी? कोडरमम की पहाड़ी। समझे बाबू? इतना तो बातिया याद रखना, ये उत्तर से दक्षिण क्रम है, ठीक है। तो कोई अक्सर एग्जाम में ना कोडरमम तक ही पूछ लेता है कि सबसे दक्षिण की पहाड़ी कौन सी पहाड़ी? कोडरमम। अगर उससे नीचे तक जाएगा तो अगस्त्यामलाई पूछेगा तो वो भी ठीक है। अगर उससे नीचे जाएगा तो महेंद्रगिरी कहेगा, वो भी ठीक है। उसके नीचे जाएगा तो नागरकुई। नागरकुई से नीचे कोई भी पहाड़ियाँ नहीं है, ये सब पहाड़ी नहीं है, नहीं समझो, थोड़ा सा हिल स्टेशन है, थोड़ा लहरदार मोड़ टाइप का है, ठीक है। और ये सारा दक्षिणी क्या है, क्या कहेंगे, पश्चिमी घाट का ही विस्तार है। इसी वजह से फंसाने के लिए पूछ देगा तो इसको, क्योंकि हम सब कर चुके हैं, ठीक है ना। कभी गए तो लड़का लट गया कि सबसे दक्षिण की पहाड़ियाँ अगस्त्यामाला। अगस्त्यामाला के पास गया एग्जाम में, मार के आया एकदम दबा के, क्योंकि अगला ऑप्शन आज जोड़ दिया है, नीचे में क्या दे दिया है? महेंद्रगिरी। अब हो गया, अगस्त्यामाला कभी नहीं होगा, क्योंकि उस दिन महेंद्रगिरी ऑप्शन में नहीं था। आज क्या है? महेंद्रगिरी है। अब अगले दिन किया महेंद्रगिरी याद कर रट के, अब नागरकुई दे दिया, अब नागरकुई हो जाएगा, ठीक है। तो ये सीक्वेंस याद रखने का है, ठीक है ना। हमेशा एग्जाम में ये चीज पूछता रहता है, समझे। आज हम लोग यहीं पे छोड़ते हैं, ठीक है। बाकी बचा देखेंगे फिर, ठीक है ना, जो भी है।